हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। इस वीडियो में हम उत्तराखंड लैब असिस्टेंट और उत्तराखंड हेड कांस्टेबल के लिए फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ये सभी प्रश्न यूके ट्रिपल एससी के द्वारा वंदुरा के एग्जाम में पूछे गए थे, तो हो सकता है कि ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट हो जाए। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। रिपीटेशन होने की संभावना बहुत अधिक है क्योंकि हर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर से, और पेपर आपका यूके ट्रिपल एससी बना रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो क्वेश्चन है वो रिपीट होंगे ही। तो इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। और इससे पहले भी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को भी देख सकते हैं। उन वीडियो में भी मैंने आपको यूके ट्रिपल एससी द्वारा प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे हैं उनको सॉल्व किया था। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ पिस्टन इन द सिलेंडर हेड ऑफ अ लोकोमोटिव दैट हैज ए स्ट्रोक ऑफ 1 मीटर विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है 200 रेडियन पर मिनट इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक लोकोमोटिव सिलेंडर का हेड है, उसका हमें क्या बताना है, अधिकतम गति बताना है, और दे के रखा है हमको एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखा है और उसका स्ट्रोक दे रखा है, ठीक है। तो आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वी मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एम्पलीट्यूड, ठीक है। ओमेगा क्या है यहाँ पे, ओमेगा है हमारा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, स्ट्रोक का आधा होता है, ठीक है, याद रखना। एम्पलीट्यूड हमेशा स्ट्रोक का आधा होता है। स्ट्रोक उसने दे रखा है कितना, 1 मीटर, तो 1 मीटर का आधा कितना होता है 0.5 मीटर, ठीक है। तो हमें ए भी पता है, ओमेगा भी पता है, तो हम वी मैक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वी मैक्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ओमेगा इंटू ए होता है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 200, और जो हमारा ए है एम्पलीट्यूड कितना निकला था 0.5, इसके इंटू करेंगे तो कितना आएगा 5 दूनी 10 यानी 100 मीटर पर मिनट। 100 मीटर पर मिनट आ गया हमारा वी मैक्स, यानी कि मैक्सिमम स्पीड कितना होगा उसका 100 मीटर पर मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। ओके, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यूके ट्रिपल एससी फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ज़्यादा घुमाव, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती उनमें। फॉर्मूला पता है आपको तो आपका आंसर आ जाएगा विद इन सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैटेगरी ऑफ सैटेलाइट डज इनसैट ग्रुप ऑफ सैटेलाइट कैटेगराइज इनटू। बोला गया है कि इनसैट समूह के जो उपग्रह हैं वो किस श्रेणी के उपग्रह हैं, यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, लॉ अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है, पोलर सैटेलाइट है, या नेचुरल तो हो नहीं सकते, ठीक है। मैंने आपको चैप्टर वाइज वाली वीडियो में 2 टाइप के सैटेलाइट के बारे में बताया, उसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट, इनके ऊपर, ठीक है। जो जियो स्टेशन सैटेलाइट होते हैं उनमें मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि जो जियो स्टेशन सैटेलाइट होते हैं वो क्या होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, इसलिए इनको पृथ्वी सतह से बहुत ऊंची, कितना 36,000 किलोमीटर से लेके 38,000 किलोमीटर, ठीक है, इस रेंज के बीच अगर आपको कोई ऑप्शन मिलता है तो वो करेक्ट होता है, ठीक है, जियो स्टेशनरी। तो इतने रेंज पे इसको स्थापित किया जाता है, और ये कैसे सैटेलाइट होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, ठीक। जो इनसैट सैटेलाइट है ये भी क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसका मतलब क्या होगा, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा, ठीक है। तो यूके ट्रिपल एससी का दिमाग देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इसरो के सैटेलाइट से कि ये वाला सैटेलाइट किस में आएगा, जियो स्टेशनरी में या फिर पोलर में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यूके ट्रिपल एससी थोड़ा आगे भी सोच लेता है कभी कभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैरोसिन, ठीक है, दैट इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर, ठीक है। कैरोसिन होता है जो डेंसर होता है वाटर से, इसका मतलब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो वाटर से ज़्यादा होगा। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.33, तो 1.33 से ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे जितने भी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं सब ज़्यादा ही हैं, ठीक। तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कैरोसिन का कितना होता है, मैंने आपको बता रखा है, कैरोसिन, अल्कोहल, ठीक है, डायमंड, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ मैं, देखिए ये टेबल मैंने एनसीईआरटी से लिया है, इसमें जितने भी दिख रहे हैं, देखिए मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ जो याद होने चाहिए। वायु का पता होना चाहिए, ठीक है, 1.003, 3 बार 0 फिर 3, ठीक है। आइस का पता होना चाहिए कितना था 1.31, वाटर का पता होना चाहिए 1.33, अल्कोहल का, केरोसिन का, ठीक है, केरोसिन का कितना होता है 1.44, ये पूछा गया है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए ग्लास का होता है 1.52। इसके बाद आपको डायमंड का पता होना चाहिए, डायमंड का होता है 2.42, सबसे ज़्यादा किसका होता है, डायमंड का, ठीक है। बस इतना पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। हमसे पूछा था केरोसिन का कितना होता है 1.44। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन फिजिसिस्ट सक्सीड इन प्रोड्यूसिंग एंड ऑब्जर्विंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ मच शॉर्टर वेवलेंथ, मतलब कितने से कितने तक, 25 mm से लेकर 5 mm तक, ठीक है। निम्नलिखित में कौन से भारतीय भौतिक वैज्ञानिक है जो बहुत कम तरंग दैर्घ्य 25 mm से लेकर 5 mm की विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्पादन और अवलोकन करने में सफल रहे, तो कौन थे। तो आप भी यहाँ पे गलत कर सकते हो, सीवी रमन के साथ जा सकते हो, लेकिन सीवी रमन इसका गलत आंसर है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस,
ठीक है। जेसी बोस ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे काम किया था, ठीक है। सीवी रमन ने तो रमन प्रभाव की खोज की थी, रमन इफेक्ट की खोज की थी, और सीवी रमन ने जब रमन इफेक्ट की खोज की थी उसी डेट को हम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें कि विज्ञान दिवस हम किस डेट को मनाते हैं, ठीक है। इसका आंसर है जगदीश चंद्र बोस, ठीक है, जेसी बोस। ठीक है, जेसी बोस ने जो लघु चुंबकीय तरंग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उनको ऑब्जर्व किया था और जो उनको बताने में वो सक्सीड हुए थे, सफलता पाई थी उन्होंने, ठीक है। इसका आंसर हो गया जगदीश चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमंग दिस विच वेव प्रोड्यूस द सोनिक बूम, ठीक है। सोनिक बूम साउंड वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने। सोनिक बूम क्या होता है, जैसे कि फाइटर एयरक्राफ्ट जाते हैं ऊपर से तो उनकी स्पीड होती है सुपरसोनिक, इतनी ज़्यादा स्पीड होती है, तो स्पीड से क्या होता है, एक वेव क्रिएट होता है, साउंड वेव क्रिएट होता है, ठीक है। आपने कई बार सुना होगा एरोप्लेन आपके ऊपर से जाता है, यानी आपके घर के ऊपर से, तो आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है उसकी, ठीक है। तो ऐसी अगर आप सोचिए फाइटर प्लेन जाएगा जो सुपरसोनिक स्पीड से जा रहा है, तो उसमें कितनी ज़्यादा आवाज़ आएगी, तो जो वो वेव जनरेट होता है, ठीक है, वही वेव पूछा गया है कि कौन सा वेव जनरेट होता है, ठीक है। और उसको बोलते हैं सोनिक बूम बोलते हैं, ये तो बोल दिया उसने, सोनिक बूम बोलते हैं, ठीक है। और ये कौन सी वेव प्रोड्यूस करती है, तो ये करती है शॉक वेव प्रोड्यूस, ठीक है। शॉक वेव जो होती है वही क्या होती है, सोनिक बूम प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कर नहीं सकती, लाइट वेव कर नहीं सकता, रिपल एंड वाटर सरफेस ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। शॉक वेव जो होते हैं वही होता है सोनिक बूम को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीम लाइन। स्टीम लाइन और विक्षुब्ध प्रवाह, यानी कि सरल रेखीय प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह, इन दोनों के बारे में मैंने आपको बताया है। किस चैप्टर में बताया, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड वाले चैप्टर में, ठीक है। तो अगर इन्हें अच्छे से पढ़ना है तो उस चैप्टर को देख लेना। तो बोला गया है क्वेश्चन में कि स्टीम लाइन इज अ डिफाइन इज अ, इसकी डेफिनेशन दी गई कि डिफाइन इज अ कर्व हुज टेंजेंट एज एनी पॉइंट इज डैश ऑफ द फ्लूइड वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, ठीक है। स्टीम लाइन यानी सरल रेखीय प्रवाह को एक वक्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसकी किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर द्रव के वेग का डैश होती है। तो इसकी डायरेक्शन किधर की साइड होती है, जो फ्लूइड की वेलोसिटी है उसके डायरेक्शन के किस साइड होगी, तो जिधर देखिए सरल रेखीय प्रवाह यानी सीधा चलेगा ये, तो सीधा। अब इसका जो वेलोसिटी है ये इस साइड है, अब इसकी वेलोसिटी इस साइड है, तो जो इसका टेंजेंट खींचेंगे, ठीक है, या फिर जो इसकी दिशा होगी वो भी किधर होगी, आगे की साइड ही होगी, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी, जिधर जिधर उसकी वेलोसिटी होगी फ्लूइड की उसी साइड उसकी क्या होगी, दिशा होगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड। ये फिल करना है ना यहाँ पे, तो जब इसको यहाँ पे फिल करेंगे तो क्या बन जाएगी इसकी डेफिनेशन, स्टीम लाइन इज डिफाइंड इज अ कर्व हुज टेंजेंट at any point is in the direction of fluid velocity at that point, ठीक है। फ्लूइड वेलोसिटी के डायरेक्शन में इसकी टेंजेंट होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ठीक है। डिटेल में पढ़ना है तो उस वीडियो को देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम कॉल्ड, वह गति जो समय के नियमित अंतराल पर स्वयं को दोहराती है क्या कहलाती है, ठीक है। घड़ी होता है, घड़ी के नीचे पेंडुलम होता है, ठीक है। ऐसे 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 होता है, पहले इधर जाता है फिर इधर जाता है, समान समय अंतराल पे अपनी गति को दोहराती रहती है, ठीक है। इधर गई फिर इधर गई फिर इधर गई इधर गई, वैसे झूले की होती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। पीरियोडिक मोशन मतलब जो गति समय के नियमित अंतराल पे स्वयं को दोहराती है, ठीक है। एक समय डेल टी पे बार बार अपनी उसी गति को दोहराती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन, ठीक। सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आइडियल स्प्रिंग द स्प्रिंग फोर्स ऑन ए स्प्रिंग होल्डिंग अ ब्लॉक इज प्रोपोर्शनल टू। स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात की गई कि जो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग होल्डिंग अ ब्लॉक, जैसे एक स्प्रिंग है उसके नीचे हमने एक ब्लॉक लटका दिया, ठीक है। तो बोला कि जो इस पे फोर्स लगेगा वो जो होल्डिंग ब्लॉक है उसके कैसे प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के एक्स। के क्या था, स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स क्या था, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमें बताया कि जो एफ है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, लेकिन कैसे प्रोपोर्शनल है, देखिए एक कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे अगर आप कोई ब्लॉक लटकाओगे तो पहले तो आप साम्यावस्था को कैलकुलेट करोगे, मतलब कि उसकी नॉर्मल स्थिति से हम देखेंगे कि वो कितना डिस्प्लेस हो रहा है, या फिर पहले आप स्प्रिंग को खींच के रखोगे और फिर लटकाओगे उस पर, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। पहले वो होगा अपनी नॉर्मल स्थिति पे, और जब उस पर हम ब्लॉक लगाएंगे कोई भी तब वो खींचेगा, यानी वो डिस्प्लेस होगा, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, जो उसकी साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन है उससे हम देख रहे हैं कि कितना डिस्प्लेस हो रहा है ना, मतलब कि जो नॉर्मल स्थिति है उसकी, उससे ही तो हम देखेंगे कि कितना डिस्प्लेस हो रहा है। तो जो फोर्स होगा किस पे होगा, जो उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन है उससे कितना डिस्प्लेस हो रहा है उस पर डिपेंड करता है जो वो फोर्स होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। यहाँ से जितना भी इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना भी डिस्प्लेस हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, ठीक है। फॉर्मूले से आप आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्वांटिटी विल बी कांस्टेंट इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। तो पिछली 2 वीडियो में हम इस चीज को बार बार डिस्कस कर चुके हैं। यदि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, पता है ना इसका कारण, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब उसमें जो वेलोसिटी में तो चेंज ही नहीं हो रहा है, पहले भी 5 था, बाद में भी 5 है, कट जाएगा, 0 आ जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आइडियल केस एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन डैश ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। एक आदर्श स्थिति में, संतुलन की स्थिति में किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा का कितना % गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अब देखिए क्वेश्चन में उसने एक चीज बोला है ना, आइडियल केस। आइडियल केस में क्या होता है, फुल एफिशिएंसी होता है, जो उसकी फुल एफिशिएंसी से पॉसिबल होता है उसको लेते हैं हम। फुल एफिशिएंसी कितना होता है, 100%। ठीक है, तो हम आइडियल कंडीशन में मानते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी वो 100% काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, 100% चेंज हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आइडियल नहीं लिखा जाता तब इसका आंसर 100 नहीं होता, कुछ और होता अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ओके, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि 100% चेंज हो जाए, 100% चेंज नहीं हो सकता है। आपको पता है एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ, 100% तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, कुछ तो लॉस होता ही है। तो ये आइडियल की बात हो रही थी इसलिए 100%। ठीक है, आइडियल की बात नहीं होती तो 100 से कम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ऑल कोलिजन्स द इनिशियल मोमेंटम इज डैश द फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। सभी टकराव में प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग क्या होता है, 0 होता है, लेसर देन इक्वल या क्या होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लॉ से हम बोल सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम जो भी होगा, यानी टक्कर से पहले का मोमेंटम और टक्कर के बाद का मोमेंटम क्या होता है, दोनों बराबर होता है। पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो दोनों मोमेंटम क्या होता है, बराबर होता है। चाहे वो टक्कर इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, मोमेंटम हमेशा क्या होगा, इक्वल ही होगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन 2 इक्वल masses undergoes a glancing elastic collision with one of them at rest after the collision they will move at dash to each other। बोला गया क्वेश्चन में कि 2 समान द्रव्यमान की वस्तुएं आपस में टकराते हैं। कौन सा टक्कर होता है, इलास्टिक टक्कर होता है। टक्कर के बाद वो एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, यानी कि जैसे ये 2 बॉडी है, ये रेस्ट में। ठीक है, इधर से आया एक दूसरी बॉडी, इसने इसको टक्कर मार दिया, दोनों का द्रव्यमान सेम है। तो बोला गया कि टक्कर के बाद क्या होगा, ये इसके पैरेलल हो जाएगा, यानी कि दोनों की दिशा क्या होगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, या फिर अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट, ये उधर जाएगा, ये इधर हो जाएगा पैरेलल। या फिर एक्यूट होगा, ठीक है, न्यून कोण होगा, राइट एंगल होगा, यानी कि समकोण बनाएंगे, या फिर ऑब्ट्यूज या फिर अधिक कोण बनाएंगे। कैसी होगी इनकी दिशा, तो देखिए 8 बॉल पूल खेला है आपने, नहीं खेला है, कहीं देखा होगा 8 बॉल पूल, जिसमें हम उसको मारते हैं डंडे से, बॉल को सफ़ेद वाली बॉल से दूसरे बॉल को मारते हैं। ठीक है, सारे बॉल का द्रव्यमान उसमें इक्वल होता है। ठीक है, आपको यूज़ करना है। देखिए उसमें जैसे हम इस बॉल को मारते हैं, यहाँ पे अगर बीचों बीच इसकी टक्कर होती है, बॉल और ये बॉल दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। ये इससे जब टकराया, ये रेस्ट पे है, इससे हमने मतलब इस स्टिक से हमने इस बॉल को मारा और ये बॉल जाके इससे टकराई। ठीक है, इलास्टिक टक्कर हुआ। ठीक है, दोनों को कुछ डैमेज नहीं हुआ, इलास्टिक टक्कर है। तो क्या होगा, जो दोनों की दिशा होती है वो कैसे हो जाती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यानी कि ये उधर चल जाएगी तो ये इधर चल जाएगी, बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 बन जाएगा। या फिर ये आगे चल जाएगा और ये नीचे चल जाएगा, तो तभी भी 90 डिग्री का बनेगा। यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाता है, फिर 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अगर दोनों का मास इक्वल है और जो टक्कर हो रहा है इलास्टिक टक्कर हो रहा है, तब जब वो दोनों टकराते हैं उनके बाद वो 90 डिग्री के एंगल से विस्थापित होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, राइट एंगल, यानी 90 डिग्री के एंगल पे दोनों विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट इफ द प्लेयर थ्रो द बॉल अपवर्ड विद द इनिशियल स्पीड ऑफ इतना। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आप मुझे शुरू से फॉलो करते आ रहे हो तो आप इसका आंसर 1 सेकंड में दे सकते हो। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट इफ द प्लेयर थ्रो अ बॉल अपवर्ड। मैंने क्या बोला था, जब किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जब वो मैक्सिमम हाइट पे होता है तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है, और जब हम ऊपर से किसी वस्तु को गिराते हैं तब जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होती है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से देखिए, जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी कुछ होगी, इसकी वैल्यू कुछ होगी, लेकिन जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, जो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, फिर उल्टा केस लेते हैं, ऊपर से हम कुछ गिरा रहे हैं तो ऊपर से जब हम गिराते हैं तो u 0 होता है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, हम ऐसे बस छोड़ देते हैं, पर फाइनल वेलोसिटी कुछ होता है, फाइनल वेलोसिटी कुछ होता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, ये एक प्लेयर है वो ऊपर की तरफ एक बॉल फेंक रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इतना है। ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं थी, कॉमन सेंस यूज करना था।
इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, उसने बोला हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और इसने यही पूछ रखा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उसकी, जीरो होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, फैक्ट वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए सॉलिड इज इमर्ज, यानी जब एक सॉलिड को डुबोया जाता है एक द्रव्य में, द अपवर्ड बायोंट फोर्स इज इक्वल टू डैश ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। किसके नियम का स्टेटमेंट है, आर्किमिडीज का। आर्किमिडीज के सिद्धांत का पूरा स्टेटमेंट वही कॉपी कर रखा है। ठीक है, जब एक ठोस को किसी तरल में डुबोया जाता है तो ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है जिसको क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल बोलते हैं, जो किसके बराबर होता है, जितना भी फ्लूइड बाहर निकालेगा उसके वेट के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको पता है तो इसका आंसर आप इजीली दे दोगे। आर्किमिडीज ने यही बोला था जब किसी ठोस वस्तु को हम आंशिक या पूर्ण रूप से किसी द्रव्य में डुबाते हैं, उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है जिसका मान वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट ऑक्सीडाइज readily एट द हाई टेम्परेचर एंड आर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक आयन एंड इलेक्ट्रिक टोस्टर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं करता है और आमतौर पर इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक टोस्टर में उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग करते हैं, पिछली वीडियो में मैंने अलॉयज़ के बारे में बताया था, मिश्र धातु के बारे में, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात की थी कि हम उसे क्यों मिलाते हैं, उसमें मिलावट क्यों करते हैं, ताकि उसमें संक्षारण ना हो। संक्षारण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण ना हो। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है, ऑक्सीकरण नहीं होता है, यानी उसका संचारण नहीं होता है। तो संचारण किसका नहीं होता भाई, कंडक्टर का तो हो जाता है, मेटलॉइड का हो जाता है, इंसुलेटर तो छोड़ो, इंसुलेटर का हम बनाएंगे क्या इस्त्री, इंसुलेटर का तो बना ही नहीं सकते हम इस्त्री, तो ये तो ऐसे कट गया। अलॉय का यूज़ कर सकते हैं हम, अलॉय का संचारण नहीं होता हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलॉयज, मिश्र धातु। ठीक है, और इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक आयन, इलेक्ट्रिक टोस्टर वगैरह बनाने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल द लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम विद अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी ऑफ इतना दे रखा है। ठीक है, ओम मीटर। ठीक, हमसे पूछा गया है कि लेंथ बताओ तार की जिसका प्रतिरोध इतना है और प्रतिरोधकता दे रखी है इतना। तो क्वेश्चन पढ़ते साथ आपके दिमाग में फॉर्मूला आ जाना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। मेरे दिमाग में आ गया कि R इज इक्वल टू रो L/A लगाना है। ठीक है, रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला। ठीक है, जहाँ पे रो क्या है, रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता, आर क्या है यहाँ पे, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, एल क्या है, लंबाई, ए क्या है, वो जो तार है उसका काष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, तो देखिए तार है, गोल होता है ना, वो ऐसे होता है ना, ऊपर से अगर काट के देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किसका एरिया निकालना पड़ेगा, हमें सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आर मतलब रेडियस, यहाँ पे उसने क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, 0.5 mm दे रखा है। इसको हमें किस में करना पड़ेगा, मीटर में करना पड़ेगा। पहले तो इसको मीटर में करो, तो मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, mm को पहले सेंटीमीटर में करेंगे तो 10 की पावर -1 से कर देंगे, इंटू मीटर में करेंगे तो 10 की पावर -2 से कर देंगे, यानी 5 गुना 0.5 इंटू 10⁻³ से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा मीटर में। ठीक है, मीटर में क्यों लाया, क्योंकि ऐसा ही में सॉल्व करते हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल। ठीक है, अब निकालो, पाई की वैल्यू रख दो कितना, 3.14 इंटू ये आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारी, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाला हमने, 0.5 इंटू 10⁻³ इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 3.14 इंटू 0.025 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। ओके, ये तो आ गया हमारा एरिया, ये एरिया आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, आर इज इक्वल टू रो L/A होता है। ठीक है, ये पता है हमें, ये दे रखा है उसने, ये निकाल लिया हमने। ठीक है, ये भी दे रखा है, हमें निकालना है एल, सब वैल्यू को उधर भेजते हैं। एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए बाय रो। ठीक है, एल इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है, 10 ओम। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी निकाली थी, 3.14 इंटू 0.6। ठीक है, अपॉन रो की वैल्यू ये दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻8। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेशन तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, इससे मैंने कैलकुलेट किया था तो इसका आंसर आया था ऑप्शन नंबर डी, 122.72 मीटर। 122.72 मीटर। मीटर में क्यों आया, क्योंकि हमसे उसने लंबाई पूछा था, लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन UPSC ने पूछा है, ऐसे में सोचना कि मैंने बनाया इतना हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, कैलकुलेशन है उसमें, बाकी तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला इजी था, सब कुछ इजी है, कैलकुलेशन है बस उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स टू फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग। जो गाड़ियों के साइड में दर्पण लगे रहते हैं ना, जिससे हम पीछे आ रही गाड़ियों को देखते हैं,
तो वो जो दर्पण है वो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल लेंस है, क्या है वो, ठीक, या फिर समतल दर्पण है। तो मैंने आपको कई बार बता दिया कि जो वाहनों के साइड में जो मिरर लगे रहते हैं जिसे हम पीछे देखते हैं वो होते हैं हमारा उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। और जो हेडलाइट होता है ना गाड़ी की हेडलाइट जहाँ से रोशनी निकलती है वहाँ पे होता है अवतल दर्पण, ताकि वो फोकस कर सके। वहाँ पे तो अवतल होता है लेकिन मिरर जो लगा के रखते हैं गाड़ी के साइड में वो होता है हमारा उत्तल वाला, ठीक है। तो इसका आंसर होगा उत्तल यानी कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ कॉल्ड। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम उपग्रह और एक होता है नेचुरल। नेचुरल उपग्रह पृथ्वी का कितना है, एक है सिर्फ, वो कौन है, चंद्रमा यानी कि मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। संवेग की इकाई क्या है, संवेग, मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू mv, ये होता है मोमेंटम। अब देखिए मास का क्या होता है kg, और ये देखिए फिर से लिखता हूँ यार अच्छे से, mv होता है, मास का होता है kg, और v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए देखिए जो कि इस बच्चे ने भी सेलेक्ट किया था एग्जाम में, जो कि गलत हो गया था। देखिए ऑप्शन नंबर ए kg मीटर सेकेंड, यहाँ देखिए कितनी छोटी सी मिस्टेक हो सकती है हमसे। ऑप्शन में दे रखा है उसने kg मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड नहीं दे रखा है, kg मीटर सेकेंड दे रखा है, और आप इस पे करोगे तो गलत हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन देखिए kg मीटर, ये हो नहीं सकता। तीसरा देखिए न्यूटन सेकंड, चौथा देखिए न्यूटन मीटर। अब देखिए आपका तो ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है, आप ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाओ, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। इसका आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी है, न्यूटन सेकंड है। न्यूटन सेकंड कैसे, तो न्यूटन का ही नियम लगाते हैं दूसरा वाला, न्यूटन का जो नियम है दूसरा वाला, चेंज इन मोमेंटम वाला, फोर्स निकालते हैं हम, तो उसी वाले नियम से हम एक और यूनिट बना सकते हैं। देखिए जो न्यूटन का सेकंड वाला लॉ है, ठीक है, उसमें क्या बोलता है कि फोर्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, ये होता है, ठीक है। जो न्यूटन का सेकंड वाला लॉ, वहाँ से भी मोमेंटम देखते हैं ना। अब हमें मोमेंटम का यूनिट निकालना है, इस टाइम को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का क्या होता है न्यूटन, और टाइम का क्या होता है सेकंड, तो न्यूटन सेकंड आ गया इसकी दूसरी यूनिट, जो कि हमारा ऑप्शन में भी है, ऑप्शन सी में, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन से सावधान रहना, ठीक है। ये एग्जामिनर चाहता है कि आप लोग गलत करो, ठीक है, जैसे कि इन्होंने भी गलत किया है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज टू एक्सप्रेस द वेवलेंथ। वेवलेंथ की यूनिट पूछेगी। वेवलेंथ मैंने आपको बताया, वेवलेंथ क्या है, एक प्रकार की दूरी है, इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। दूरी का जो मात्रक होता है, दूरी की जो इकाई होती है वो क्या होती है, मीटर, तो इसका आंसर क्या हो गया, मीटर, ठीक है। हर्ट्ज किसका होता है, फ्रीक्वेंसी का, ये वाला हर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन विच लेंस ऑफ सुटेबल पावर इज यूज टू करेक्ट द डिफेक्टिव मायोपिया। मायोपिक आंख है किसी की, उसको ठीक करने के लिए हम कौन सा लेंस लेंगे, ठीक है। तो क्लास 12th का क्वेश्चन ऐसे मत सोचना कि 9th का क्वेश्चन, क्लास 12th में भी ऑप्टिक्स है, उसमें भी सारे हैं लेंस वेंस सारे, जितना भी आपका 9th 10th में है ना, 10th में है जितना भी आपका ऑप्टिक्स का, वो सबका सब 12th में भी ऑप्टिक्स में। तो ऐसा मत सोचना कि 10th का क्वेश्चन है, 12th का क्वेश्चन है, ठीक है। मानव की आंख में मायोपिया होता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष को सही करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो मैंने आपको एक ट्रिक दिया था, अवनी, अवनी और उर्दू, अच्छा ट्रिक है, ठीक है। उसे उत्तल, दू से दूर, दूर दृष्टि दोष के लिए हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अवनी, अव से अवतल और नी से निकट, निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो हमसे ये निकट के लिए पूछा गया है मायोपिक, तो निकट के लिए हम किसका करेंगे, अवतल। अवतल को क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू कैपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट सन इज लोकेटेड एट द डैश। पिछली वीडियो में भी हमने देखा था कि जो सन है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, केपलर के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, ऑर्बिट का जो लॉ होता है, तो सन कहाँ होता है, बीच में होता है, बीच यानी कि फोकस में होता है, फोकस यानी कि फोकिप ऑफ द इलिप्स, जो इलिप्टिकल पाथ होता है जिसपे वो ग्रह चक्कर काटते हैं, उसके बीच में, उसके फोकस में क्या होता है, सन होता है। तो सन कहाँ पे होता है, फोकस में होता है, फोकी ऑफ इलिप्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायनेमिक लिफ्ट एक्सपीरियंस्ड बाय द स्पिनिंग बॉल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्पिनिंग इज कॉल्ड। अपने स्पिनिंग गुण के द्वारा स्पिनिंग बॉल द्वारा अनुभव की गई गतिशील लिफ्ट को क्या कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। मैग्नस इफेक्ट, मैग्नस इफेक्ट आपको मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा, 5-6 मिनट लगेंगे मेरे को इसे बताने में, उसमें मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इफ द पोजिशन ऑफ इमेज फॉर्म इज बिटवीन द पोल एफ, द पोल पी एंड फोकस एफ बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो सारी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, बता भी रखा है मैंने आपको, नहीं पता तो वीडियो देख लेना, ठीक है।
तो सबसे पहले तो यहाँ पे मिरर की बात हो रही है, यानी दर्पण की बात हो रही है। और कौन से दर्पण की बात हो रही है? अवतल दर्पण की बात हो रही है, कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है। उत्तल दर्पण की बात हो रही है। आपको पता होगा उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 ही केस होती है ना, बताया था मैंने आपको। हाँ, उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 ही केस होती है। और दोनों कंडीशन में इमेज क्या है? दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है, वस्तु से छोटा होता है, ठीक है, दोनों कंडीशन में। तो चाहे हम उसको इन्फिनिटी पे रखें या इन्फिनिटी से, या फिर इन्फिनिटी या पोल के बीच में कहीं पे भी रखें, तो वो क्या बनेगा? दर्पण के पीछे ही बनेगा। और कैसा बनेगा? छोटा ही बनेगा, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा इमेज जो होता है वो छोटा बनता है। इसलिए जो गाड़ी का जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें भी हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो बड़ी चीज़ों को छोटा करके दिखाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, यानी डिमिनिश, यानी कि छोटा। उत्तल दर्पण सदैव छोटी इमेज बनाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी इज इक्वल टू द डैश ऑफ द बॉडी। जिस फोर्स से अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी तरफ खींचता है वो फोर्स किसके बराबर होता है, ठीक है। तो किस फोर्स से वो अपनी तरफ खींचता है? गुरुत्वाकर्षण फोर्स से अपनी ओर खींचता है। और वो किसके बराबर होता है? वो होता है W इक्वल टू mg के बराबर होता है। W इक्वल टू mg के बराबर होता है। और W क्या होता है? वेट होता है। और आपको मैंने बताया भी था कि वेट क्या होता है। यहाँ पे वेट क्या है? एक फोर्स है, वेट फोर्स है, इसलिए इसकी यूनिट भी क्या होती है? न्यूटन होती है। हम लिखते हैं कितना वेट है उसका, तो 5 न्यूटन। तो वेट को हम न्यूटन में लिखते हैं क्योंकि वेट एक फोर्स है। इसी फोर्स से पृथ्वी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। तो जिस फोर्स से वो अपनी तरफ खींचती है वो किसके बराबर होता है? उसके वेट के बराबर होता है, उसके भार के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया इसका, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। यदि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।